आज मैं बात करूंगा मेरी शिक्षा और मेरी समझ। मैं अपनी फीलिंग आपके साथ साझा करूंगा कि कैसी शिक्षा मिली और मेरी कैसी समझ रही और अब कैसी हो गई है। जिस तरह मुझे भी शिक्षा अपनी माँ से मिली, परिवार से मिली, स्कूल से मिली, शिक्षकों से मिली, अपने मित्रों से मिली, टीवी सीरियल से मिली, फिल्मों से मिली और किताबों से मिली, उसके विषय में बात करूंगा। मैं अपनी आज आपको गहराई तक, कितनी गहराई तक मेरा एहसास है, मैं उस पर बात करूंगा। आपको भी शिक्षा इन्हीं माध्यम से मिली होगी और अब थोड़ा और जुड़ गया है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और भी बहुत से माध्यम हैं। मैं बात वहीं से प्रारंभ करता हूँ कि जब बच्चा का जन्म होता है, कुछ समय के बाद उसकी मेमोरी भरने लगती है। जो आसपास देखता है, सुनता है, सिखाया जाता है या सीख लेता है, उसके दिमाग में जाता रहता है। अब ऐसे ही जब मुझे शिक्षा बचपन से मिलना प्रारंभ हुई, तो जैसे शिक्षा दी गई, अब मैं उस विषय में चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मैं पार्ट 2 मेरी शिक्षा और मेरी समझ में मैं पार्ट 1 में बात कर चुका हूँ। ये है पार्ट 2। अब उसको आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा बस बताऊंगा कि कैसी शिक्षा मिली और मेरी समझ कैसी होती गई। जब स्कूल में बताया गया 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, मेरे दिमाग में चला गया ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक, इसके बाद और भी सोचता रहा कि गृहस्थ, वानप्रस्थ, धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती गई मैंने सीखा, समझा जितनी समझ थी। इसके बाद ऐसे किताबें पढ़ी तो दिमाग में आया दृढ़ संकल्प आज़ाद की तरह होना चाहिए, साहस भगत सिंह की तरह होना चाहिए, दिमाग चलाओ सुभाष चंद्र बोस की तरह और प्रेम राधा कृष्ण की तरह। अब मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने सीरियल में देखा कि राधा को कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जाइए आप अपना कर्तव्य करिए जाके। तो मैंने फील किया कि नहीं, प्यार ऐसा ही होना चाहिए जो अपने कर्तव्य को रोके ना। तो मैं वही एहसास, इसके पहले जब स्कूल ही नहीं जाता था तो सपने में भी देखा एक महिला को, ये बात मैं बता चुका हूँ और मुझे एहसास मिला। वो एहसास जिंदा रहा, आज भी जिंदा है हमारे अंदर। और इसके बाद आगे चलकर जब 6-7 में पहुंचा क्लास में, तो एहसास हुआ कि यही प्रेम है। तो जो राधा कृष्ण का प्रेम था, मैंने महसूस किया कि किसी से इतना लगाव नहीं लगाना है कि बिछड़ने के बाद उसे कष्ट हो। कम से कम प्यार में इतना तो होना चाहिए कि बिछड़ने के बाद कष्ट कम से कम होना चाहिए। फिर वहीं सिर्फ तुम फिल्म देखी, उसमें पवित्रता की बात थी, तो मैंने निर्णय लिया कि प्यार ऐसा ही होना चाहिए। अपनी पत्नी के लिए पवित्रता बचा कर रखूँगा। हाई स्कूल में पहुँचा तो समझ में आया कि एक प्रण ले लिया कि अपनी पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करूँगा, चाहे मेरी प्रेम का ही क्यों ना हो। ऐसे ऐसे सब सिद्धांत शिक्षा से दिमाग में जाते गए। भाई मेमोरी है, जो सुनेगा, जो देखेगा, सुनेगा, सब फिट होता जाएगा। बस चुनाव था जो मैं करता गया।
आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन एक जो मेरे अंदर बचपन से ही थी कि मैं किसी के दुख को देखकर महसूस कर लेता था। अगर सामने दुखी व्यक्ति है तो कष्ट में मुझे आना ही पड़ता है, मैं दुख में हो ही जाता हूँ, क्योंकि यही करुणा होती है। जो मेरा प्रेम था वो किसी एक के लिए नहीं था, मैं हर रिश्ते निभाना चाहता था, हर रिश्ते निभाता भी हूँ। तो क्लास 8 की बात थी कि किसी ने हमसे कहा कि तुम्हारे तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या होनी चाहिए, तो उसने लड़के ने कहा हाँ होनी चाहिए। तो मैंने उससे एक ही बात कही कि कोई ऐसी लड़की ढूंढ रहा हो जो अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दे और मैं अपने परिवार के लिए उसे छोड़ दूँ। प्यार में ऐसे ही लड़की से करूँगा। तो उसने कहा नहीं, ऐसी मिल नहीं सकती। तो हमने कहा भाई मैं भी प्यार नहीं कर सकता। वो क्लास 8 में कह दिया था मैंने ऐसा। और आज जब सोचता हूँ कि इतना मैं बारीक कैसे कह सकता हूँ। मेरे दिमाग में सिद्धांत बन गया था कि समाज के लिए और परिवार के लिए मुझे अगर अपने प्यार का त्याग करना पड़े तो मैं कर दूँगा। अब कोई ऐसा प्यार तो करेगा नहीं जो वादे पर ही न टिका हो। वो यही वादा हो कि छोड़ दूँगा। लोग प्यार तो करते हैं कि नहीं जन्म जन्म तक साथ निभाना है, ऐसे तो करते हैं ना। कोई बात नहीं। फिर जब इंटर में के बाद एक व्यक्ति से, अपने गुरु से मिला, जिनको मैं गुरु आध्यात्मिक मानता हूँ, उनसे पूछा तो कहने लगे स्वर पाने में नारी बाधक तो है ही नहीं। तो हमने कहा सिद्धांत का अब क्या? तो मन ने कहा नहीं, सिद्धांत बना रहने दो। और उसी समय इंटर में ही था, तब अंतर मन ने कहा कि अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज के लिए करना होगा, गलत कार्य के लिए नहीं। तो मैंने कहा हाँ, ये भी निर्णय है कि सही के लिए करूँगा। अब इस तो ऐसे सिद्धांत बनते गए और मैं चलता गया। पर मन ने एक बात कही थी कि जितना हो सके लड़कियों से दूर रहना होगा तुम्हें, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मुझसे किसी ने लगाव लगा लिया तो वो हमसे बिछड़ते ही बहुत दुखी हो जाएगी, और मैं ये कभी चाहता नहीं। क्योंकि जो भाई जिसको मैं चाहता हूँ वो मेरे कारण दुखी हो, ये उचित भी तो नहीं है। क्योंकि दुख ना देना भी तो प्यार ही तो है। अब ऐसे ही पढ़ाई करता गया, आगे बढ़ता गया। अब मेन बात पर पहुंच जाएं जो मैं कहना चाहता हूं। जब मैं एमएससी कर रहा था गणित से, तब अचानक प्यार प्रेम में अंतर निकाला। फिर इसके बाद साफ स्पष्ट हो गया कि आखिरकार ज़िंदगी है क्या। थोड़ा स्पष्ट हुआ, आगे चल के धीरे धीरे सब स्पष्ट हो गया। अब मैं वही बताना चाहता हूँ। जब मैंने ये निकाला कि क्रोध, प्रोपोर्शनल सहनशीलता, घमंड, नम्रता, मोह, उदारता, लालच, ईमानदारी, कामुकता, मर्यादा, जब मैंने ये निकाला कि ऐसा होता है, ये आजकल के प्यार में होता है और ये होता है प्रेम, मैं समझ गया कि हकीकत यही तो प्रेम था जो मेरे अंदर एहसास में था। अब इसके बाद जब बीएड में पहुंचा तब इसी का एक रूप और बन गया।
ये हो गई बुद्धि, ये मान लो क्रोध, और ये याददाश्त, और ये अंतःकरण। जब क्रोध बुद्धि को ढकता है तो जो याददाश्त में जो अच्छी बातें होती वो कट हो जाती। आप कुछ भी, मैं किसी को कुछ भी सिखाऊं वो नहीं सुनेगा, कार्य करेगा। बस जब ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं तो परेशान हो गया कि समाज को फिर कैसे सिखाया जाए। इसके बाद एडमिट किया और बढ़े आगे। इसके बाद समझ में आ गया कि क्रोध को बढ़ाओ तो सहनशीलता कम होती, सहनशीलता को बढ़ाओ तो क्रोध कम होता है। कुछ एक ऐसी स्थिति बीच में जरूर होती है जो ना तो क्रोध में होता है ना वो सहनशीलता में होती, वही होता है संतुलन बिंदु। वही संतुलन बिंदु होता है। अब मुझे वो एहसास तो मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था कि जब संतुलन में व्यक्ति होता है, संतुलन ये मान लीजिए, ये घमंड हो गया, इधर घमंड ऊपर होगा और यहाँ नम्रता होगी। जब व्यक्ति का घमंड ऊपर बढ़ जाता है संतुलन लाइन से, तो व्यक्ति दूसरे को तुच्छ समझता है, और जब घमंड नीचे आ जाता है संतुलन लाइन से तो व्यक्ति स्वयं को तुच्छ समझता है। जब ये चीज मेरी समझ में आ गई, अंदर से फील हो गया कि यही वो बिंदु है, इसी संतुलन बिंदु को मोक्ष कह लो, प्रेम कह लो, इंसानियत कह लो, इसके बहुत से नाम हैं। मैं शब्दों में उस फीलिंग को नहीं बता सकता हूँ, पर मैं वहाँ जाकर खड़ा हो जाता हूँ। अब जब वहाँ जाकर खड़ा मैं हो गया तब अंतर्मन कहने लगा नहीं, अब समाज को दो। अब हम समाज को कैसे दें? जैसे ही हम किसी को कुछ सही बात बताते हैं, उसका या तो क्रोध बुद्धि को ढके होता है, या घमंड, या मोह, या लालच, या कामुकता। जैसे व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं बस केवल उसको इसी में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जो बोलेगा वो मुझे फील होने लगता है कि किसकी कहाँ कितना क्या बढ़ रहा है। ऐसे ही लोगों से बस रोज पाला पड़ता रहता है। मैं किसी से एक ऐसा व्यवहार चाहता हूँ, शुरू से ही बचपन से ही ऐसा व्यवहार चाहता था कि इधर वाले को सहनशीलता, नम्रता, उदारता, ईमानदारी, मर्यादा, और यही प्रेम होता है। पर लोग ये दे नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जो शिक्षा मिलती है उससे प्रैक्टिस इसकी हो जाती है क्रोध की। मैं यहाँ तक ये भी महसूस करता हूँ कि ना तो इसमें अधिक देर तक रहना अच्छा है, ना इसमें अधिक देर तक रहना अच्छा है, और संतुलन में रहना इतना आसान नहीं। भोजन करोगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बीमार पड़ोगे, कुछ काम करना पड़ेगा, तो आपको इधर उधर होना ही पड़ेगा। और बचपन में ये भी बता दिया गया था कि जो आया है वो एक दिन जाएगा। तो शुरू से ही मैं खोज करने लगा था कि अगर जाएगा तो आया है, जाएगा तो फिर बचा क्या? तो बचा एहसास। फीलिंग, जिसे फीलिंग कहते हैं वही है। और इस या तो बेचैनी होगी या बेचैनी शांत होगी। पूरी जिंदगी में यही रहता है। आप भी बेचैन होते होंगे, फिर बेचैनी शांत होती होगी, फिर बेचैन, फिर बेचैनी शांत, बस यही चलता रहता है। और क्लियर कब हो गया? जब मैंने कल्पनाएं और वास्तविकता में अंतर ढूंढा। जब इन दोनों पे विषय में सोचा तो और समझ में आ गया कि जो फिल्म का प्यार था, जो फिल्मों का प्यार था, वो वास्तविकता में है ही नहीं। लेकिन लड़के लड़कियां उसी को ढूंढते रहते हैं। आप भी फिल्मी प्यार में फंस गए, हम भी फंसे। ऐसा नहीं कि हम नहीं फंस गए, अरे हमने भी अच्छी अच्छी
फिल्में देखी और हाँ हमारी प्रेमिका ऐसी होनी चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, तो हम भी कहीं ना कहीं फंस गए ना। वास्तविकता में उतर के देखिए आप, कुछ और होता है और वो स्वीकार करना पड़ेगा, पर स्वीकार नहीं होता है। बस लोग अपने आप को दूसरे को समझाना चाहते हैं, दूसरे को कोई समझने का प्रयास नहीं करता है। व्यक्ति की बातें तो सब अच्छी अच्छी होती हैं, प्रकार उसके कैसे होते हैं तो आप भी जानते होंगे, हम तो जानते ही हैं। कैसे किसी को समझाएं अपने आप को। अक्सर ठगे हम ही जाते हैं, हर रिश्ते निभा रहे हैं तो ठगे हम ही जाते हैं। जब इस संतुलन लाइन से जब इधर उधर होते हैं तो सबसे जो पास का रिश्ता होता है वो माँ का होता है, क्योंकि माँ का प्रेम अगर मोह को केवल कम कर दो तो सबसे शुद्ध प्रेम माँ का ही होता है। इसकी बराबरी सबके बस की बात नहीं, पाते कोई भी कुछ मारो कह देगा कि नहीं मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, ये है वो है, कहने को कहा जा सकता है, पर हमारी भी वेदनाएं कौन समझे, किसी को नहीं समझा सकते। समझने की एक्टिंग सब कर जाएंगे कि हम समझते हैं तुम्हें को। हालांकि मुझे काफ़ी लोग समझते हैं, ऐसा नहीं, मेरे मित्र भी ठीक हैं, हर रिश्ता मेरे पास है। केवल वही 3 रिश्ते छोड़, गर्लफ्रेंड, प्रेमिका और पत्नी, यही नहीं है। और अब तो इनको पाने में डर लगता है, क्योंकि इन तीनों की डिमांड अब ऐसी हो गई है कि सब कल्पनाओं पर टिकी है अधिकतर। तो वो समझते हैं कि बस ऑर्डर मारो, इच्छा करो, हाजिर। अरे भाई इंसान है, मशीन थोड़ी है जो ऑर्डर किया सब हो जाएगा। फीलिंग हमें भी तो है, लेकिन नहीं, दूसरे की फीलिंग की कदर लोगों को होती नहीं है। ये सब तो बता रहा हूँ, सच्चाई है, आप अपने जीवन में देख लीजिए। जब हम पर कोई क्रोध करता है तो हमें कष्ट होता है, लेकिन जब हम क्रोध करते हैं तो दूसरे को कष्ट होगा, ये कोई फील नहीं करता। बात फीलिंग की है। अब संतुलन में आकर कोई बात करे इतना आसान होता नहीं है, लेकिन क्या करें, मुझे एक सत्य भी पता है कि अकेले जीवन तुम्हें काट भी नहीं सकता। ये बात सत्य है कि अकेले जीवन कोई नहीं काट सकता। तो रिश्ते निभाने के लिए किसी का क्रोध बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, किसी का घमंड, किसी का मोह, किसी का लालच, और इसको कहाँ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन कारण तो ये भी होता है, कहीं ना कहीं कारण ये भी बन जाता है। सब कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए परेशान रहता है, करें क्या। जब बुद्धि ये ढक लेता है क्रोध, तो व्यक्ति नहीं समझ पाता है, उसकी भी मजबूरी, बस यही समझकर हर रिश्ते निभाता हूं मैं। शायद आप मुझे समझ पा रहे हो आज। ये बात फीलिंग की है, ये मैं शब्द लिखे पर फील करिएगा ठहर कर। एक बार आप संतुलन में चले जाइए, आप ही जा सकते हैं, फिर महसूस करिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। भाई इस दुनिया से जाना ले जाना कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना गलत क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा ऐसी ही दी जाती है कि ये सब बढ़ जाते हैं, संतुलन की बात कोई नहीं करता है। यहाँ भी ठहराव भी, ये भी कष्टकारी ही होता है। आप अधिक सहनशील होगे तो व्यक्ति परेशान करेगा, नम्र होगे तो परेशान करेगा, उदार होंगे तो भी परेशानी आएगी, क्योंकि सब दान कर डालेंगे, ना तो परिवार वाले के लिए बचेगा ना तुम्हारे लिए बचेगा कुछ। अधिक मर्यादा में रहोगे तो भी व्यक्ति प्रश्न उठाता है, कामुकता में रहो तो गलत कहता ही है। बड़ी विडंबना है।
पर इसी बीच एक एहसास तो रहता है कि चलो हम संतुलन में तो पहुंचे, ये संतुलन अपने ही अंदर है। कम से कम सही टाइम पे अकल तो आया। अगर गाना ना गाते होते, संगीत से ना जुड़े होते तो आफतें थी मेरी। फिल्मों से मैंने बहुत सीखा, फिल्में कायदे से देखी, बस दृढ़ संकल्प लिया और चलता गया, शिक्षा पाता गया और करता गया। तो मेरी जो शिक्षा थी वो मिली और मेरी समझ ही है। आपकी समझ क्या है ये आप समझिएगा। तो वास्तविकता तो यही है कि कोई व्यक्ति मुझे संतुलन में आके मिलता ही नहीं है। सब परेशान मिलते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। पर जी रहा हूँ, क्या करूँ, क्योंकि जीवन एक ही बार तो मिलता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि एहसास तो अच्छा मिलता ही है। रोज ठगा जाता हूँ मैं, ठगाता हूँ अपने आप को, ठगता किसी को नहीं। फिर भी आनंद में जीता हूँ कि कम से कम किसी को ठगता तो नहीं हूँ। कुछ कष्ट तो देता हूँ दूसरों को, पर क्या करूँ, मजबूर। भाई कोई क्रोधी व्यक्ति आएगा, अब उसको ना करूँगा तो उसे कष्ट होगा। घमंडी व्यक्ति आएगा, मोह वाला आएगा, लालच वाला आएगा, काम वासना वाला आएगा, उसे मना करेंगे तो कष्ट तो उसको होगा। पर मुझे कहाँ कोई समझने की कोशिश करता है। सब अपनी अपनी बात करके निकल जाते हैं। कहाँ फील करता है कोई। हाँ, माँ फील करती है मुझे उस शख्स ने इंसान बना दिया। अगर वो शख्स मेरी ज़िंदगी में ना होती तो आज संतुलन तक तो मैं ना पहुंच पाता। उन्होंने मुझे न्याय सिखाया, करुणा सिखाई, दया सिखाया, प्रेम सिखाया, चरित्रवान भी सिखा दिया, बनना कैसे बना जाता है। और जब बात होती थी, मित्र कहते थे प्यार कर लो, तो मैंने कहा मैं यार प्यार सच्चा ही करूँगा, अपनी पत्नी के अलावा स्पर्श तो मैं किसी को कर ही नहीं सकता हूँ। तो मित्र कह देते थे कि कोई तुम्हारे पास रुकेगी भी नहीं, भाग जाएगी वो। क्या है, सब बोल देते हैं। पर मैंने तो सच्चा प्रेम करने के लिए चाहा था ना, तो सच्चा ही चाहिए। और हमने भी निर्णय ले रखा था कि प्यार करेंगे तो सच्चा करेंगे, नहीं करेंगे। भाई कोई समझे तो, क्योंकि संतुलन में आके हर रिश्ते मुझे निभाने हैं। बताओ किस रिश्ते को मैं किस रिश्ते को छोड़ दूँ। क्या किसी रिश्ते को छोड़ूंगा उसे कष्ट नहीं होगा। माँ को छोड़ूंगा, माँ को कष्ट नहीं होगा। भाई को छोड़ूंगा, भाई को कष्ट नहीं होगा। मित्र को छोड़ूंगा, मित्र को कष्ट नहीं होगा। एक जो संकल्प है समाज के लिए, देश के लिए, उसे छोड़ूंगा तो उन महापुरुषों को कष्ट नहीं होगा। अब उन्हें तो नहीं होगा, लेकिन जो प्रण किया, जो उन्होंने त्याग दिया होगा, तो उसके सम्मान के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उनके ऋण उतारने के लिए समाज की ओर ध्यान तो देना पड़ेगा। पर ऐसी प्रेमिका कहाँ है, कहाँ है गर्लफ्रेंड ऐसी, कहाँ कोई सुनता है। हाँ फ़ोन में, हाँ बाबू खाना खाया कि नहीं, बातें बस इतनी तो होती हैं। कोई समाज के लिए बात करता है, नहीं करता है। कोई माँ बाप के लिए सोचता है, नहीं। केवल सब अपने अपने में पड़े रहते हैं। ऐसा ही समाज। तो ऐसा प्यार मुझे करना भी नहीं है, और करके करना भी कहा है। आनंद तो मुझे यही आता है। ये भी समझ में आ गया कि आपको कोई खुश रख भी नहीं सकता है, और जितनी उम्मीद पालोगे परेशान रहोगे। बस ऐसे जी रहा हूँ, ठीक जी रहा हूँ। सभी कोई ठीक ही जीते हैं। बस यही थे मेरी शिक्षा और मेरी समझ। अब जो इस पार्ट में बच जाएगा वो आगे बताएंगे कि इस संतुलन बिंदु से कैसे इधर आकर फिर इधर कैसे कैसे जिंदगी जीते हैं। ये तो मेरा वास्तविकता था कि संतुलन। अब मैं संतुलन बिंदु ऐसे करके आपको दिखा भी तो नहीं सकता हूँ, वो तो कोई फील ही कर सकता है संतुलन बिंदु क्या होता है। क्योंकि जब इस संतुलन बिंदु में होता हूँ, और वैसे भी
मैंने नफ़रत किसी से करना सीख ही नहीं पाया, मैं नफ़रत कर ही नहीं पाता हूँ किसी से। तो कोई मुझसे प्रश्न पूछे कि तुमने किसी लड़की से प्यार किया कि नहीं किया, अरे भाई ये प्रश्न ही गलत हो गया। ये पूछो नफ़रत किया किसी से, जब मैं किसी से नफ़रत ही नहीं कर सकता हूँ तो प्यार ही तो रहता है। पर प्यार संतुलन वाला, मैं किसी को अपने प्यार में डालकर मुंह में नहीं डाल सकता हूँ। मैं चाहता था कि ऐसी ही लड़की से प्यार करूँगा जिसमें अपने मुंह को रोकने की क्षमता, क्रोध, घमंड, लालच, कामुकता मतलब संतुलित कर दे, कंट्रोल कर ले, उसमें हो ये चीज़ें, उस प्यार में आनंद आता है। एक बार आपने इस प्यार का एहसास कर लिया तो फिर समझ जाएंगे कि होता क्या। ये चीज़ फीलिंग की है, केवल आप हमारी बातें सुन रहे हैं इससे कुछ नहीं होना है। फील करके देखिएगा, आप एक बार संतुलित हो के देखिएगा। मैं क्रोध इन पांचों पर पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ एक एक करके, इसके बाद ये सब बताया है। बस ये ढकते ही व्यक्ति गड़बड़ करता है। काम वासना व्यक्ति को ढक ले फिर बस उससे वही दिखता है। लालच ढक ले धन दौलत ही दिखेगा, मोह ढक ले अपना अपना ही दिखेगा, घमंड ढक ले बुद्धि को तो बस तिरस्कार ही करेगा, क्रोध आए तो सर ही फोड़ेगा, कुछ गाली देगा, नुकसान ही किसी का कर डालेगा। बस खेल तो इतना ही, फीलिंग का ही तो है। वही है फीलिंग, कार फीलिंग, बस यही जिंदगी है। बस यही काटते रहो, इसके बाद मिट्टी मिल जाना है। बातें बड़ी अच्छी अच्छी, किस चीज़ का घमंड, आए हैं लेके कुछ नहीं जाएंगे, बातें सब अच्छी करना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता में लोग बहुत दूर हैं संतुलन से। व्यक्ति इसमें ही नहीं रह पाता, संतुलन में कैसे पहुंचेगा? और ये आप ही कर सकते हो संतुलन, क्योंकि ये मन की यात्रा है, इधर से इधर आपको ही जाना होगा। क्योंकि ऐसी शिक्षा मिल ही रही समाज से कि आप क्रोध जल्दी आ जाएगा, हर चीज़ें सब जल्दी से आ जाती हैं, कोई दूसरे के लिए रुक कर ठहर कर नहीं सोचता है। फिलहाल आप इस वीडियो में जो बातें कहीं महसूस करिएगा महसूस हमको कि हम किस स्थिति में हैं, अपने को भी महसूस करिएगा। अगले वीडियो में मिलकर बताएंगे कि कैसे हम इस संतुलन लाइन से इधर, संतुलन से कैसे इधर आते हैं, फिर कैसे इधर आते हैं, और इधर आते आते कितना कष्ट झेलना पड़ जाता है हमको। भाई जब भी कोई व्यक्ति आएगा मेरे पास, क्रोध में कुछ ना कुछ तो कहेगा ना, वो जाकर मेरी मेमोरी में चला जाएगा, फिर परेशान तो करेगा, घमंड में बात करेगा, मेमोरी में जाएगा, परेशान करेगा, मुंह में पक्षपात करेगा तो मेमोरी में जाएगा, तो भी तो मुझे कष्ट होगा ना। मैं आभास कर लेता हूँ, जैसे कोई बात करेगा तो मुझे आभास हो जाता है कि उसमें कितना क्या चल रहा है। तो हमारे संतुलन से जैसे हटेंगे तो कष्ट तो है ही है, लेकिन मन कहता है अंतर्मन की नहीं, जो है वो दे दो। भाई यहाँ संतुलन में भी रहना कोई ज़्यादा महानता की बात भी नहीं है, क्योंकि वहाँ संतुलन में बिल्कुल भाव रहित हो जाना। जब भाव ही खत्म होने लगेंगे तो बचेगा क्या? इसलिए थोड़ा सा इधर इसमें रहना पड़ता है, इधर आते ही परेशानी हमें। यही चलता रहता है, ज़िंदगी चल रही है, ऐसे ही कटेगी, समझिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे थोड़ा इधर से इधर कैसे जीते हैं, कैसे लोगों के लेवल तक आके बात करना पड़ता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।